अब देखो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दुनिया का शायद ही कोई ठीक बंदा होगा जो ये कहेगा लड़ाई होनी चाहिए। देखिए मैडम, लड़ाई में घर के दिए बुझते हैं। आप उनका इमेजिन करके सोच के देखिए जिनके पिताजी घर नहीं आएंगे। आप उनका इमेजिन करके देखिए जिस माँ का बेटा घर नहीं आएगा, जिस पिता को अपना बेटा नहीं दिखाई देगा, समझे? तो सोच कर देखिए उस बहन के बारे में जिसका भाई घर नहीं आएगा। लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि इसलिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और जिस हद तक टाला जाए उस लड़ाई को टालना चाहिए। पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जान से ज़्यादा जो है वो ईमान और अपनी सॉवरेनिटी और अपनी आज़ादी होती है। तो आप जिस सवाल को पूछ रहे हैं कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसकी कीमत कोई पैसे नहीं है, उसकी कीमत और कुछ नहीं। वो जैसे कहते हैं ना, नरमुंडों की बलि, कि तुम्हारे पास कितने सर हैं चढ़ाने के लिए, वो सिचुएशन है। ठीक है, तो बड़ा एक डरावना सा माहौल है। अभी आप सब बच्चे हैं, जब बेटा मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ ना कि अब हालात ये हैं कि अगर आप नहीं लड़ोगे तो कायर कहलाओगे, नहीं लड़ोगे तो आप गुलाम बनाए जाओगे, नहीं लड़ोगे तो सिचुएशंस जो हैं वो सामने वाला इस हालात में आ चुका है कि उनसे नहीं लड़े तो मामला ख़राब है, क्योंकि उसकी हरकतें ख़राब हैं। ये मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ना, ये इमोशनल एक मैटर ऐसा है जिसके अंदर अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं इस मामले में हमेशा अहिंसावादी रहूँगा कि मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि सर पे आन पड़े तो फिर वो आहूतियाँ देनी पड़ती हैं। कौन चाहेगा कि लड़ाई हो जाए? कुछ सरफरा ही चाहेगा। लेकिन मजबूरी, लेकिन पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो कि लड़ाई अगर हो भी गई तो हालात ख़राब हो गए तो न जाने कितने सिचुएशंस में आपका देश किस हालात में फंसता हुआ नज़र आएगा। और रही बात बेटा कि जीतने या हारने की, तो एक बात समझ लीजिए, जहां आप खड़े होते हैं, जहां नरबली दी जाती है, लोगों के सर चढ़ाए जाते हैं, वहां जीत हार कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है चाइना जीत जाएगा तो वो जीत के भी हार जाएगा, और भारत अगर जीत जाएगा तो वो भी जीत के हार जाएगा। सबसे पहली बात इससे अंदाज़ा लगाइए, आप एग्जाम्पल सबसे बेस्ट लेंगे ब्रिटेन और जर्मनी का। दुनिया को लगता है कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में लड़ाई हुई, ब्रिटेन जीत गया, जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन जीत गया, जर्मनी हार गया। लेकिन जर्मनी से हारने के बाद ब्रिटेन भी खुश नहीं था। ब्रिटेन का इतना पैसा और इतनी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, इतना पैसा, इतनी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई कि पिछले 150 साल में ब्रिटेन की सरकार ने जो भी कमाई थी वो वेल्थ ख़त्म कर दी। और ब्रिटेन की सरकार ने जो कि पूरी पॉपुलेशन का लगभग जवान लड़कों का 40 से लेकर 50% जवान लड़के मारे गए, जिनकी उम्र 20 से लेकर 40 के बीच में थी। अब ऐसी सिचुएशन में ब्रिटेन जीत तो गया, लेकिन उसने बलि क्या चढ़ाई, समझे? जर्मनी हार गया, बर्बाद हो गया। तो असलियत में जर्मनी हार गया, बर्बाद हो गया, चलो ठीक है, उसकी पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, कर्जा हो गया, सब कुछ हो गया। ब्रिटेन कौन सा सही रहा? अब आ जाओ वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। अगर आप इस वर्ल्ड वॉर सेकंड को देखते हो तो यहाँ पर ब्रिटेन है और इधर की तरफ जर्मनी था। अब अगर इसे देखा जाए तो इस वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर ब्रिटेन की 20 से लेकर बल्कि 16 से लेकर 40 की कंप्लीट जनरेशन फिनिश्ड। कैन यू इमेजिन? कंप्लीट जनरेशन फिनिश्ड, कि पूरी जनरेशन जो है
वो फिनिश हो गई, पूरी जनरेशन खत्म हो गई। सोचकर देखिए, 20 से लेकर 40 साल की उम्र की लड़कियों के लिए लड़का ही नहीं है, एक भी नहीं है। सोसाइटी, सोशल चेंजेस इतने होंगे, कुछ कहने की हद नहीं, आगे पढ़ेंगे। ट्रॉमा ऐसा होता है ना, मतलब फियरफुल के, डरा देने वाला सच, वो है। ठीक है, ब्रिटेन जीत गया, ब्रिटेन वॉज अ विनर। नुकसान क्या था? एम्पायर खत्म हो गया। पूरी दुनिया से ब्रिटेन का एम्पायर जो था वो खत्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का असर था कि ब्रिटेन के पास इतनी ताकत ही नहीं रही कि हिंदुस्तान के अंदर एम्पायर को अब बचा के रखा जा सके। जर्मनी बिल्कुल खत्म हो गया। जापान ने वो झेले, बॉम्ब ब्लास्ट्स वगैरह झेले, वो एक अलग मैटर है कि जो बचे उन्होंने इतनी तरक्की करी, वो एक अलग मैटर है कि जो बचे उन्होंने इतनी तरक्की करी कि पूरी दुनिया के ऊपर आज भी उनका डंका बज रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस जीत के भी आज हारे हुए हैं, और जर्मनी हारने का दर्द लेकर जब जिया तो वो भी जीता हुआ है। ब्रिटेन से ज़्यादा बड़ी ताकतवर इकोनॉमी है, फ्रांस से ज़्यादा बड़ी और ताकतवर इकोनॉमी है। जापान, दुनिया का सबसे बुरा हाल वर्ल्ड वॉर में अगर देखा तो जापान ने देखा, लेकिन आज के दिन दुनिया की दूसरी, तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में है, और लगभग 30 साल तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान रहा। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जीत हार यहाँ होगी ही नहीं, यहाँ बर्बादी होगी दोनों पक्षों की। बस ये है कि इस युद्ध के बाद हो सकता है अगले 50 साल तक जो बचेगा ना, वो अगले 50 साल तक हिंदुस्तान से लड़ेगा नहीं, ये पक्का है। अगले 50 साल तक, फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, चाइना इज नॉट गोइंग टू हैव अ वॉर विद इंडिया, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि इंडिया इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन उसकी जो कीमत इंडिया को चुकानी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा होगी, मच मोर। %100% बन सकता है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बैटल है वो वर्ल्ड वॉर 100% बन सकता है। इसे समझकर देख लीजिए, पूरी सिचुएशंस हैं, पूरी सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि असलियत में मैं 2 साल पहले, 3 साल पहले बच्चों को एक क्वेश्चन लिखवाता था कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, मतलब द क्लाउड्स ऑफ ब्लैक क्लाउड्स ऑफ 1914 आर थंडरिंग ऑन साउथ चाइना सी एंड एशिया। ब्लैक क्लाउड्स ऑफ 1914 आर थंडरिंग ऑन एशिया। ये नक्शा है, पढ़ाने का इसलिए मज़ा आता है, बच्चा पूछेगा नक्शे पे समझा देंगे। असलियत में प्रॉब्लम समझिए यहाँ पर क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मान लिया इंडिया और चाइना अगर आपस में देखा जाए, समझे, इंडिया और चाइना को देखा जाए, दिस इज इंडिया एंड दिस इज चाइना। ऐसी सिचुएशंस बन चुकी हैं कि नो पावर इन दिस सिनेरियो कैन लीव एनी ऑफ इट्स नेशन। ये दोनों ताकतवर हैं, ये दोनों बहुत बड़े नेशन हैं, ये दोनों ताकतवर नेशन हैं, ये दोनों बहुत बड़े नेशन हैं। अब क्योंकि ये दोनों ताकतवर हैं, बहुत बड़े नेशन हैं, ऐसी सिचुएशन में कुछ कंट्रीज़ को देख लीजिए जो वर्ल्ड वॉर 1 वाले सिनेरियो हो चुकी है। मान लिया एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना है। ऐसी सिचुएशन में दोनों की मिलिट्री पावर से लेकर दूसरी सारी पावर्स आपस में बहुत ताकतवर हैं। अब हालात समझिए, सबसे पहले रशिया के बारे में देखते हैं। मान लिया इंडिया वर्सेस चाइना हो रहा है, समझे, इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी जो भी सिनेरियो है। एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ इंडिया है, एक तरफ ये चाइना है और दूसरी तरफ इंडिया है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखते हैं तो मान लिया चाइना भारी पड़ता है इंडिया पर, इंडिया से मान लिया,
ऐसी सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न उसका ये होता है कि अब मान लिया चाइना भारी पड़ेगा तो दुनिया में इंडिया जो है वो हार जाए। अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा। अमेरिका से लेकर वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नाटो नेशंस जितने हैं वो ये कभी नहीं चाहेंगे, इज़राइल कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया हार जाए। समझे? तो अगर इंडिया को है नाटो नेशन जो अमेरिका और अमेरिका के फ्रेंड्स हैं, तो एकदम से यूएसए, एकदम से नाटो नेशंस यानी ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद यूरोप के बहुत से ज़्यादा काफ़ी सारे नेशंस। भाई एक तो माइक बंद करो यार, तुम लोगों के माइक चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कंट्रीज इंडिया के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। उसके पीछे रीज़न है एंटी चाइना सेंटीमेंट्स। दूसरा वो ये समझ नहीं पा रहे कि चाइना से निपटा कैसे जाए। अब ऐसी सिचुएशन में ये पावर्स हैं, जो बड़ी पावर्स हैं, वो इंडिया के फेवर में आ जाएंगी। तो समझ लीजिए आसियान कंट्रीज़ में फिलीपींस भी कहीं ना कहीं जिसकी दुश्मनी है चाइना से जिसकी दुश्मनी है वो सारे के सारे इंडिया के फेवर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आते हुए आपको दिखाई देंगे। अब जैसे ही वो सारे के सारे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो सिनारियो है ये बदल कर इंडिया के पक्ष में चला जाएगा। मेरी बात समझे? जब वो सेकंड स्टेप में सारे आ जाएंगे, ऐसे में समझ लीजिए रशिया जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश कभी भी, ईरान जैसा देश कभी भी नहीं चाहेगा। रशिया, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश, खासकर पाकिस्तान और रशिया, ईरान तो भले ही चुप बैठ जाए थोड़े दिन, पाकिस्तान और रशिया कभी भी नहीं चाहेंगे कि रशिया कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान चाइना गिरे, क्योंकि रशिया का एक लौता अलायंस अगेंस्ट यूएसए रशिया चाइना है। यानी रशिया और चाइना एक साथ मिलके अमेरिका को अपोज कर सकते हैं। रशिया की पुरानी दुश्मनी है और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि एक और कम्युनिस्ट नेशन जो है वो हारे। एक और कम्युनिस्ट नेशन जो है, सुशांत कुमार भट्ट, बेटा माइक बंद करो। समझे? तो ऐसे में रशिया चाइना के सपोर्ट में हमेशा रहेगा, क्योंकि चाइना की इंडिया से लड़ाई है और इंडिया को हराना है। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा उस देश का साथ देगा जो इंडिया को सबक सिखा सके। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेपाल का इस्तेमाल, अगर यही गवर्नमेंट बनी रही, जो ओली सरकार है, अगर यही सरकार बनी रही, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, अगर यही सरकार बनी रही तो नेपाल और कुछ नहीं करेगा, आपको परेशान करेगा। समझे? बांग्लादेश से आपको कोई समस्या नहीं है, वो आपके अगेंस्ट कुछ नहीं करने वाले, ये पक्का है। बस ये है वो कुछ परमिशन नहीं देंगे, कुछ परमिशंस नहीं देंगे। कुछ जो मान लिया इंडिया चाहेगा जी आपके फ्लाई स्पेस में से उड़ के हम लोगों को जाने दो ताकि शॉर्ट पड़े, तो वो नहीं जाने देगा। सिर्फ इतना करेगा। नेपाल जो है अपनी बॉर्डर फोर्सेस को, वैसे तो चांसेस नहीं है कि बॉर्डर फोर्सेस जो हैं वो नेपाल के साथ जाके मिलेंगी, फिर भी नेपाल जो है वो अपने फोर्सेस को कहीं ना कहीं एंटी मूड में रखेगा। मेरी बात समझे? एंटी मूड में रखेगा, या थोड़ी सी
प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा ताकि चाइना को हल्की फुल्की सपोर्ट मिले। अगर यही सरकार रही तो, अगर यहां की जगह दूसरी सरकार आ गई, जो कि चांसेस अगले 2 महीने में लग रहे हैं या कम से कम 1 महीने में लग रहे हैं, और नेपाल की जो कांग्रेस है या नेपाल की संसद की फूट सबके सामने आ चुकी है कल ही, समझे? नहीं बेटा सरकार का सपोर्ट छीन लेंगे, सरकार का सपोर्ट छीन लेंगे सांसद, पीएम ओली गिर जाएगा। अब इंडिया के फेवर में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं वहां पर, घबराओ मत, वहां पर इंडिया के, हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, कुछ भी आएगा। नेपाल के अगेंस्ट सिनारियो शुरू हो चुका है सरकार के खिलाफ। ऐसे हालात, और इंडिया थोड़ा ना चुप बैठने वाला है, आपको चुप दिखाई दे रहा है, आपकी सरकार काबू में आने वाली नहीं है, ये पक्का है। यहीं पर अगर मनमोहन सिंह सरकार होती तो मे बी पॉसिबल ये हारे हुए नजर आते या चुपचाप बैठे हुए नजर आते, या ये कुछ हो भी ना रहा होता, क्योंकि ये रिएक्शन करता है इसलिए सारा कुछ हो रहा है, समझे? एक सेकंड सुनो, मालदीव्स के अंदर आपके फेवर की सरकार है, श्रीलंका में आपके फेवर की सरकार है, म्यांमार के अंदर आपके फेवर की सरकार है, अफगानिस्तान में आपके फेवर की सरकार है, ईरान के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं, सऊदी अरेबिया ओमान के साथ आपके फ्रेंडली रिलेशंस हैं, समझे? तो एक बड़े हिस्से के साथ, थाईलैंड वाईलैंड सब के साथ आपके बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, आप डिप्लोमेटिकली मजबूत हैं। वो एक अलग मैटर है कि नेपाल की तरफ ध्यान नहीं दे पाए ड्यू टू सम रीजन, लेकिन अब ध्यान दे रहे हो, अब ध्यान दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना यहां पर। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर शुरू होने के चांसेस हैं अगर रशिया का सपोर्ट चाइना को मिला। रशिया भले ही इंडिया पे हमला ना करे, रशिया भले ही इंडिया पर हमला ना करे, लेकिन रशिया यूएसए के खिलाफ चाइना को धोने वाला है, समझे? यहां पर हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं, अपने अपने हित हैं। क्या अपने अपने हित हैं? समझिए, इंडिया का यहां पर 2 मिनट सुनो, हाँ चलो बोलो। तो यहां पर सुनो मेरी बात, यहां पर अब आ जाते हैं अपने अपने इंटरेस्ट कि यूएसए का इंटरेस्ट क्या है। यूएसए का इंटरेस्ट है हांगकांग को और मकाओ को छीनकर अलग कर देना। ये जो हांगकांग इधर की तरफ है और मकाओ वहां अलग करके इनको अलग देश टाइप में बना दो, या फिर इन पे दोबारा से अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लो। ताइवान को अलग कंट्री डिक्लेयर कर दो, जो सबसे मेन पार्ट है, समझे? यहां इंडिया का इंटरेस्ट ये होगा, ये जो तिब्बत वाला इलाका है इस पर कब्जा कर लो, कम से कम इसे ऑटोनॉमस स्टेट बना दो, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दो, समझे? और सबसे बड़ा इंडिया का इंटरेस्ट ये होगा कि ये जो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, इस पूरे इलाके को इंडिया में मिला लिया जाए और पाकिस्तान और चाइना का डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो टूट जाए। तो इंडिया सीधे सीधे चाइना से नहीं लड़ेगा, इंडिया चाइना से सीधे सीधे नहीं लड़ेगा, ये समझ लीजिए। इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ ये अक्साई चीन पे कब्जा करने के मूड में है, समझे? और अपना जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उस पे कब्जा करने के मूड में है। इंडिया का इतना ऑब्जेक्टिव मिलेगा, पाकिस्तान और चाइना की संधि टूट जाएगी तो दुनिया यहां पाकिस्तान को गिरते हुए देर नहीं लगेगी। उसके बाद पाकिस्तान का हाइपोथेटिकल है ये कि ये सिंध वाला इलाका और बलूचिस्तान वाला इलाका ये अलग कर दिया जाए, खैबर पख्तूनवा मिला के अफगानिस्तान में शामिल कर दिया जाए और सिर्फ इतने इलाके में पाकिस्तान रह जाए। क्या समझे? इतने इलाके में पाकिस्तान रह जाए, बाकी पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े कर दिए जाएं और पाकिस्तान जो ऑक्यूपाई है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे और गिलगित बाल्टिस्तान को अपने आसपास मिला लिया जाए। इंडिया को फायदा क्या होगा कि इंडिया को डायरेक्ट रूट मिल जाएगा सेंट्रल एशिया तक। सेंट्रल एशिया तक आपको डायरेक्ट रोड मिल जाएगी, अफगानिस्तान में डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगी और चाइना की यहां से
एंट्री बंद हो जाएगी। अब चाइना क्या चाहता है, सुन लो इधर। चाइना ये चाहता है कि चाइना इस इलाके को, यहां चिकन नेक है, मैंने समझाया है, अभी अगली वीडियो में आ जाएगा आपको यूट्यूब पे। चाइना इस भारत के चिकन नेक को तोड़ना चाहता है, इस इलाके को। चाइना भारत के इस इलाके को तोड़ेगा, ये पूरे का पूरा आपका, ये इस इलाके को तोड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, सुन लो इधर ध्यान से, हैं क्या? हाँ, सिक्किम के नीचे वाला एरिया। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, ये सिलीगुड़ी वाला इलाका, जो आसाम वाले होंगे वो इसको अच्छे तरीके से, आसाम बंगाल वाले और खासकर ईस्ट हैं। क्या? सुनो, 30 किलोमीटर का एरिया है, ये नेपाल का बॉर्डर है, ध्यान से देखो, नक्शे को देखेंगे, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है ऐसे। अब ऐसी सिचुएशन में आपको यहां बहुत पतला सा इलाका मिलेगा नक्शे में, बहुत पतला सा इलाका नक्शे में मिलेगा। इसी को कहा जाता है चिकन नेक ऑफ इंडिया। चिकन नेक ऑफ इंडिया। इस चिकन नेक का मतलब यह है कि अगर इस इलाके को तोड़ दिया जाए, क्योंकि यहां से चाइना जो बॉर्डर है वो भी महज 30-50 किलोमीटर दूर है। चाइना का जो बॉर्डर है वो भी यहां से 50 किलोमीटर दूर है। जो डोकालाम वगैरह हुआ था ना, वो अगर इस इलाके को तोड़ दिया जाता है तो आप यहां अंदाजा लगाकर देखिए, ये पूरा जो एरिया है, ये वाला, ये पूरा एरिया इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। अब इस पूरे एरिया के ऊपर जो इंडिया के हाथ से निकल जाएगा, यहां तक पहुंचने के लिए आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम तक पहुंचने के लिए इंडिया को या तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इंडिया को या तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बांग्लादेश से कि भाई हमें रास्ता यहां से दे दो, या फिर इंडिया को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी म्यांमार से कि यहां से हमें रास्ता दे दो। और इंडिया को बांग्लादेश और म्यांमार से, दोनों से मदद मांगनी पड़ेगी, जिसका असर ये होगा कि कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कमजोर होगी, समझे, और चाइना को इधर घुसने का मौका मिल जाएगा। चाइना आराम से इस एरिया में घुसेगा और कहीं ना कहीं इन एरियाज पे कब्जा करते हुए दिखाई देगा। इन एरियाज पे क्या, अभी बता रहा हूं, रुको। अगर इस पे कब्जा कर लिया तो अगला टारगेट क्या है, बंगाल। इन पूरे 7 सिस्टर्स में इतना तूफान मचा दो, उल्फा से लेकर क्या नाम है, नागा विद्रोहियों से लेकर, मिजो विद्रोहियों से लेकर, मणिपुर वाले विद्रोहियों से, सबको इतना शोर मचा दो कि चाइना, इंडिया इसको संभाल ही ना पाए, इंडिया इसको संभाल ही ना पाए। अब जब इंडिया इसको, ये चाइना की प्लानिंग है हिडन, और उसकी मजबूरी है। अभी 2 मिनट सुनो क्या है मजबूरी। यहां से ये आगे बढ़ेगा और बांग्लादेश अगर डायरेक्ट चाइना के कांटेक्ट में आ जाता है, प्लान समझिए, अगर बांग्लादेश डायरेक्ट चाइना के कांटेक्ट में आ जाता है, या फिर ये छोटे छोटे नेशंस की सरकारें चाइना के कंट्रोल में आ जाती हैं, समझे, तो चाइना को आसान रहेगा बांग्लादेश के थ्रू इंडियन ओशियन में पहुंचना। हाँ या ना, बोलो। इसके इस ग्वादर पोर्ट वाले जो सी पैक है, इससे ज्यादा आसान ये वाला रास्ता है,
क्योंकि यहां पर ईस्ट चाइना की 96% पॉपुलेशन यहां रहती है ना। एक तो इस 96 पॉपुलेशन को अपने सामान के लिए यहां तक जाना पड़े, जो सारे पहाड़ हैं, प्लेट्यू है, हाईलैंड्स हैं, टफ टेरेन है ना, कई दिन लगते हैं, या फिर वो रास्ता सीधा इस रास्ते से आ जाए। समझे? हाँ या ना? अगर वो सारा रास्ता इस रास्ते से आ जाए तो बांग्लादेश का ये थोड़ा सा इलाका जो है वो टफ टेरेन वाला है। आसाम के अंदर आते ही मैदान आ जाते हैं और उसके बाद बांग्लादेश के थ्रू होते हुए सीधा इंडियन ओशियन। चाइना अपनी इस मलक्का डायलेमा से बच जाएगा। मलक्का डायलेमा क्या है? यहां सऊदी अरब अमीरात या गल्फ कंट्रीज से हुआ या कोई भी ट्रेड चाइना का यहां से हुआ, समझे? ये पूरा ट्रेड जो है वो इधर से होकर आज के दिन निकलता है, समझे? पूरा जो चाइना का ट्रेड है वो इस रेड वाले रास्ते से होकर जाता है। लेकिन आपको यहां पर जान के हैरानी होगी कि सिंगापुर, सबसे पहले तो यहां इंडिया का कब्जा अंडमान निकोबार में, हाँ या ना? अंडमान निकोबार में इंडिया का कब्जा होगा। यहां सिंगापुर के अंदर, यहां सिंगापुर अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, समझे? सिंगापुर अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। बात समझ में आ गई? तो अमेरिका यहां इसे रोकेगा। यहां वियतनाम जो है इसका और चाइना का वैसे ही 36 का आंकड़ा है। इंडोनेशिया इधर पड़ता है तो इंडोनेशिया भी चाइना के साथ थोड़ा सा खटपट में चल रहा है। इधर से फिलीपींस, जिसके अमेरिका के साथ भले ही मिलिट्री रिलेशंस ना हो लेकिन बाकी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ताइवान अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त, जापान अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त। सोच कर देखिए, अगर चाइना को ये रूट मिल जाता है, हाँ या ना, तो चाइना जो है वो इंडिया और यूएसए के दबाव से फ्री हो जाता है। इंडिया और यूएसए के दबाव से फ्री हो जाता है और ट्रेड और फ्यूल सिक्योरिटी मिलती है। क्या मिलेगा? ट्रेड प्लस फ्यूल सिक्योरिटी मिलती है, समझे? तो चाइना हमेशा सपना देखेगा कि हिंदुस्तान के इस इलाके को काट के रख दे। तो जो 30 किलोमीटर का है वो कैसे काटने के प्लान होगा ये देखिएगा। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ताकतवर है और इंडिया क्या करेगा वो एक अलग मैटर है, ठीक है? लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि काट के रख देगा, रखने का प्लान बनाएगा, समझे? उधर उलझाए रखो। अब उधर समस्या क्या है? इधर अगर आपकी दौलत बेग ओल्डी वाली सड़क बन जाती है तो यहां से वो कराकोरम हाईवे और सब चीजें इधर से ही पास में हैं। शियाचिन ग्लेशियर तुम्हारे कंट्रोल में है। नतीजा क्या हुआ? आपने शेलिंग करनी शुरू करी, इसको तोड़ के रख दिया। चाइना की $50 बिलियन की $46 बिलियन इन्वेस्टमेंट घुल गया पानी में, समझे? हाँ या ना? अभी भी इंडिया वहां इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है, इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है कि उस सी पैक की गर्दन 2 मिनट में तोड़ देगा। चाइना को ये डर है। यहां इंडिया के साथ समस्या है, ठीक है? अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब ये सारी सिचुएशंस आ जाएंगी तो अगला सिचुएशन ये होगा यहां पर, हाँ जी बेटा, वो अरे रिकॉर्डिंग में ले लेना बेटा, वो रब हो गया, ये मैप पे रब हो जाता है।
हाँ जी, 2 मिनट सुनो बेटा, अभी सर नहीं, सर 2 मिनट बाद बोलेंगे, रुक जाओ। अब नक्शा समझा रहा हूं मैं तुम्हारे को, फॉर आईआर में अच्छी पढ़ा देता हूं थोड़ी थोड़ी। मैं थोड़ी थोड़ी आईआर, अरे रुक जा भाई, तेरे से तो मेरे को डर लगने लग गया है, जोशीला बंदा है तू। मैं क्लास में आने के बाद सोच रहा होता हूं, दीप है क्लास में कि हाँ, कि हे प्रभु उसको रोकना बोलने से। जोश में रहता है लड़का। अब आप समझिए प्रॉब्लम क्या है। दिस इज नेपाल्स बॉर्डर, समझे? दिस इज बांग्लादेश बॉर्डर, दिस इज चाइना, नेपाल एंड चाइना सिक्किम, चाइना भूटान एंड इंडियाज बॉर्डर। ये जो एरिया है यहां, दिस इज चिकन नेक ऑफ इंडिया, दिस इज चिकन नेक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जो भी इंडिया का हाईवे इस नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है वो इधर से जाता है, और ये जो रीजन है ये 30 किलोमीटर के आसपास का है। हमारा ये जो इलाका है ये 30 किलोमीटर के आसपास का है, समझे? अब जब ये 30 किलोमीटर के आसपास का है, यहां ये चुंबी वैली है, यहां पर ये जो है ये चुंबी वैली है, और इसका डिस्टेंस ये चाइना के कंट्रोल में है। ये जो चुंबी वैली है ये चाइना के कंट्रोल में है, समझे? अब सोचकर देखिए, नेपाल आपसे हॉस्टाइल है, बांग्लादेश आपसे हॉस्टाइल है। अब एक दिन में तो हो नहीं जाएंगे, एक दिन में तो भड़क नहीं जाएंगे। कैसे करेंगे? नेपाल को इतना सारा कर्ज दे दो जिसे डेट ट्रैप कहा जाता है, बांग्लादेश को इतना सारा कर्ज दे दो जिसे डेट ट्रैप कहा जाता है, कि पहले मांगो कर्ज, बांग्लादेश कहेगा पैसे नहीं है, तो ठीक है सर ये वाला एक काम करो, इंडिया से वो जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो मत करना। फिर मांगो कर्ज, फिर नेपाल कहेगा पैसे नहीं है, फिर उससे कुछ ना कुछ करवा लो। सोचकर देखिए, अगर नेपाल और चाइना का ये हाल रहा, नेपाल और बांग्लादेश का, एक तरफ से नेपाल हॉस्टाइल होकर यहां से आगे बढ़ता है, एक तरफ बांग्लादेश आपका दुश्मन की फॉर्म में आगे बढ़ता है, इधर से चाइना जो है वो शेलिंग करना शुरू कर देता है, हाँ या ना? तो इंडियन आर्मी यहां पर एक ट्रैप में फंस जाएगी, हाँ या ना? ट्रायो में फंस जाएगी। 30 किलोमीटर के छोटे से स्ट्रेच में आपके आर्मी पर्सनल्स को खड़ा कर देना, समझे? ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, आज से 40-50 साल बाद की स्ट्रेटेजी हो सकती है, 20 साल बाद की, 10 साल बाद की, कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन इंडिया की ये सिचुएशन खतरनाक है, डरावनी है। मेरी बात समझे? इंडिया की ये जो सिचुएशन है ये खतरनाक है, ये डरावनी है, समझे? अब ऐसी सिचुएशन में ये 50 किलोमीटर दूर से सिर्फ मिसाइलें ही छोड़ना शुरू कर दे इधर से, समझे? शेलिंग शुरू कर दे, क्योंकि एक तो 40-50 किलोमीटर तक गोले दाग सकती है, समझे? तो मिसाइलें, हल्की मिसाइलें, छोटी मिसाइलें छोड़ना शुरू कर दे इस इलाके पे।
इधर से नेपाल की फोर्सेस को अच्छे हथियार थोड़े से भी दे दिए और ताकतवर बना दिए, 90,000 की आर्मी है नेपाल की, समझे, तो हालात यहां खराब हो जाएंगे। और इधर से बांग्लादेश प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बांग्लादेश को अभी थोड़े दिन पहले चिटगांग पोर्ट मिला, चिटगांग पोर्ट दिया और 2 सबमरीन दे दी, 2 पनडुब्बियां, 2 सबमरीन दे दी बांग्लादेश को। 2 सबमरीन का मतलब क्या है ये बताओ ना भाई। बांग्लादेश के दुनिया में सिर्फ 2 पड़ोसी हैं, एक इंडिया, एक म्यांमार। म्यांमार के पास पनडुब्बी नहीं है, इंडिया के पास है। इसने ना तो म्यांमार से लड़ना अभी, ना इंडिया से लड़ना, तो पनडुब्बियों का क्या करना है, हाँ या ना। इसने ना तो म्यांमार से लड़ना, ना इंडिया से लड़ना, तो पनडुब्बियों का क्या करना है। यह सिचुएशन यहां पर मौजूद है। आपके इंडिया की सिचुएशन समझ में आई। और ऐसी सिचुएशन खुदा ना खास्ता एक बार को हो जाए, खुदा ना खास्ता एक बार को ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो दीप दास मेरी क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। क्यों भाई दीप? दीप नहीं नहीं, अगर मान लिया ऐसा है चिकन नेक कट गया तो अटेंड कर पाएगा? दीप पर डरा दिया मैंने। ठीक है। वैसे बच्चों नेशनल लेवल पर पढ़ के कैसा लग रहा है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो पागल है। नहीं, नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है, अभी आप बच्चे हैं, सुनो मेरी बात। हाँ, सिक्किम से भी कोई भाई बैठा हुआ है, नाम राजेश कानू। सिक्किम के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, सुनो मेरी बात। मैंने यूं तो कहा ही नहीं सिक्किम में प्रॉब्लम है। मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर आप इसको काट दो, यहां रेड डॉट लगा दो, ये लो, ये रेड डॉट लग गया, या फिर ये ब्लैक डॉट लग जाए तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। ये ब्लैक डॉट लग गया, समझे। इस ब्लैक डॉट की वजह से यानी अब इंडिया का कोई भी रास्ता नहीं है सिक्किम से लेकर बाकी इलाके पे जाने के लिए। तो इंडिया यहां सिक्किम या बाकी इलाकों तक कैसे पहुंचेगा? और भूटान को गिरते हुए देरी कितनी लगेगी? भूटान को गिरते हुए कितनी देर लगेगी? अभी सुनो, मैं जो कह रहा था, नागालैंड में इंसर्जेंसी चलती है, ये आप भी जानते हैं। नहीं जानते तो सुन लीजिए। नागालैंड की नागा विद्रोह और नागा इंसर्जेंसी बहुत तगड़ी है। अभी भी इनके साथ पीस पैक्ट हो रहे हैं, समझे। नागा पैक्ट हुआ। इसी तरीके से आसाम के बोडो और उल्फा वगैरह खूब शोर शराबा रहता था। मेघालय शांत है। मणिपुर के अंदर भी डिस्टर्बेंस थी, मिजोरम के अंदर भी डिस्टर्बेंस थी, त्रिपुरा के अंदर भी डिस्टर्बेंस थी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी काफी सारी डिस्टर्बेंसेस थी। आसाम में उल्फा का नाम दीप बता देगा, दीप है या नहीं है? उल्फा बोडो वहां होते थे। मैं वही तो चीज कह रहा हूं ना कि उल्फा और बोडो वहां पर डोमिनेट करते थे। अब नॉर्मली क्या होता है, नागालैंड तो क्लियर वर्ड्स में डिमांड करता है कि हमें अलग देश बनाना है, हम तो इंडिया के सॉवरन है ही नहीं, समझे। मणिपुर मिजोरम के साथ भी लगभग ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत हाल है। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि भाई असलियत में इंसर्जेंट ग्रुप्स को खड़ा करते हुए देर थोड़ा ना लगती है। एक ग्रुप को पैसा देना खड़ा करो, वो अपने आप इंसर्जेंट हो जाएगा। एक ग्रुप को पैसा देना शुरू करो, वो अपने आप इंसर्जेंट होते हुए देर थोड़ा ना लगाएगा।
और अगर आपका यहां से रास्ता टूट गया तो यहां कंट्रोल करना मुश्किल होगा। चीन की पेनिट्रेशन, चीन का इन्वेजन और आसान हो जाएगा। भूटान आपका दोस्त ज्यादा दिन तक बचेगा नहीं और चीन की आवाजाही ज्यादा बढ़ जाएगी, कंट्रोल ज्यादा बढ़ जाएगा। नतीजा क्या होगा, यहां पर इंसर्जेंट्स ग्रुप को खड़ा करना शुरू करो। नागालैंड कहेगा हमें चाहिए आजादी, हम अलग हो गए, तुम कुछ कर थोड़ा ना पाओगे। जब तक बांग्लादेश कहेगा मैं तो नहीं जाने दे रहा। म्यांमार से रास्ता होगा तो म्यांमार भी क्या कहेगा, मैं भी नहीं जाने दे रहा। म्यांमार भी कहेगा मैं नहीं जाने दे रहा। सिचुएशन क्या आएगी ये सोचिए। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है और चाइना के लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हां, होगा क्या, होगा क्या, ऐसे में इंडिया के पास लास्ट ऑप्शन अपने इस इलाके को बचाने का क्या होगा। इंडिया सिर्फ एक काम करेगा, वो ये कि नेपाल के इस इलाके को कट कर दो, बांग्लादेश के इस इलाके को कट कर दो, अपने पास मिला लो। लास्ट ऑप्शन होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, लास्ट ऑप्शन होगा कि नेपाल को इस इलाके के कट कर दिया और इतना इलाका अपने में मिला लिया, समझे, और बांग्लादेश का इतना इलाका कट किया लास्ट, जब ये तुम्हारे दुश्मन बन चुके होंगे। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये कि आपके हमेशा के लिए दो दुश्मन खड़े हो जाएंगे, नेपाल और बांग्लादेश। फॉरएवर वो अपनी जनता को पट्टियां बढ़ाएंगे और एक पॉलिटिकल इशू बना रहेगा क्या, कि ये जो बांग्लादेश है वो पट्टी बढ़ाएगा कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमारे एरिया पे कब्जा किया। उधर से नेपाल पट्टी बढ़ाएगा, हां जैसे पाकिस्तान करता है। एक इशू बन जाएगा इंडिया के अगेंस्ट पॉलिटिकल। इंडिया के अगेंस्ट पॉलिटिकल इशू बनने का मतलब यह है कि पूरी सिचुएशन जो है, पूरे हालात जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट हमेशा बने रहेंगे। इंडिया के क्यों, क्या बेटा, अभी की बात नहीं कर रहा। ये पॉलिसी एक दिन की नहीं है, ये हो सकता है अगले 20 साल की हो। अभी बांग्लादेश के अंदर आपकी फेवरेबल गवर्नमेंट है, जो थोड़ी सी फेवरेबल है, शेख हसीना गवर्नमेंट। हाउ कैन यू फॉरगेट खालिदा जिया। बांग्लादेश में एक लीडर हैं खालिदा जिया, जो टोटली एंटी इंडिया है। अभी वो जेल में है, कोई बात नहीं, शेख हसीना सरकार में है, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन खालिदा जिया की पार्टी आई, समझे, वो चाइना के साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं। जैसे आज के दिन नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी दोस्ती निभा रही है, वो चाइना के पास खुल के दोस्ती निभाते हैं। नेपाल के अंदर ये प्लस पॉइंट है कि नेपाल में कई सारी पार्टियां हैं। बांग्लादेश की तो प्रॉब्लम ही है कि उसमें दो ही मेन पार्टियां हैं। और खालिदा जिया की जो शायद बंगाल पीपल्स पार्टी समथिंग कुछ ऐसे, बीपीपी समथिंग कुछ ऐसा नाम है उस पार्टी का, वो तो क्लियर वर्ड्स में कहती है वी आर इस्लामिक कंट्री, वी आर इस्लामिक नेशन, वी आर इस्लामिक पार्टी एंड वी आर एंटी इंडिया। क्लियर वर्ड्स में है। अरे इंडिया इज हिंदू, वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर देते हैं ना वहां पे अपने देश में। बेटा वो तुम्हें पता है ना, वो बांग्लादेश वालों को थोड़ा ना लगता है, वहां वालों को तो लगता है कि जी वो तो दिल्ली में दंगे हुए थे, वो पूरे हिंदुस्तान में हुए थे। बांग्लादेश को, पाकिस्तान के लोगों को यह बताया जाता है कि जो दिल्ली में दंगे हुए ना, वो पूरे हिंदुस्तान में हुए थे। और पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को मारा गया, इसलिए एंटी इंडिया। पार्टी पॉलिटिक्स है। तुम्हारे एक सवाल ने मेरा 1 घंटा खराब कर दिया आज। समझ में आया कुछ? हाँ जी,
मेरे से फिर कभी पूछना कि अक्साई चीन का मामला क्या है बाद में। अभी ये समझ में आ गया ना भाई? हाँ हाँ जी, ये बॉटम लाइन बिल्कुल सही कही इस लड़के ने। तो इंडिया चाइना की लड़ाई में भाई देखो, दो बंदों की लड़ाई में फायदा कोई तीसरा उठाता है, ये याद रखना भाई। आपकी मेरी भाई सही बात है, दो लोगों की लड़ाई में फायदा तीसरा ही उठाता है, मजे तीसरे को आते हैं। इंडिया चाइना की लड़ाई के अंदर यूरोपियन कंट्रीज को फायदा होगा, ये पक्का है भाई। जीतने का क्या फायदा हो गया भाई? एक बात बताओ, तुमने कुश्ती लड़ी बेटा, सुन तो लो, तुमने कुश्ती लड़ी, तुमने सामने वाले के 20 हड्डियां तोड़, सामने वाले ने 10 हड्डियां तोड़ी, तुमने भी 9 तोड़ दी। जो 10 हड्डियां तोड़ने वाला है वो जीत गया, लेकिन वो सेलिब्रेट करने के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि 9 तो उसकी भी टूटी हुई है। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि 9 तो उसकी भी टूटी हुई है। देख 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 देख, लड़की बचपना है इस लड़की बचपना इतना कि क्या पता वो मरी जाए। हाँ जी, भाई देखो फिर है ना, मेरे को कोई यूं नहीं कहेगा आज सर ने क्लास नहीं ली। नहीं, फिर कोई ये शोर नहीं बजाएगा कि सर ने क्लास नहीं ली, सर तो है पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे आज। ठीक है, चलो आज तिब्बत भी समझा ही देता हूं तुम्हारे को मैं। हैं? हाँ यार, 1.5 घंटा खराब कर दिया तुम लोगों ने मेरा। सवाल किसने पूछा था पहले ये बताओ? अच्छी बात है, मालूम नहीं है नाम, बैठ आराम से। दो मिनट रुको जरा, नक्शा खुल जाए फिर तुम्हें समझाता हूं मैं, क्योंकि इसको संभालना भी तो बड़ा मुश्किल काम होता है ना। यहां पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले तिब्बत का प्रॉब्लम समझ लीजिए, तिब्बत असलियत में मामला क्या है। और तिब्बत जो बिल्कुल अगर पॉपुलेशन को समझा जाए, जो स्पार्सली पॉपुलेटेड इलाका है, समझे, वो अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है। ये सबसे पहले एक बार चाइना की 2 मिनट समझो, सुनो बेटा, बात नहीं, 2 मिनट मेरे को बोलने दो। अगर आप चाइना का पूरा रीजन देखते हो यहां पर, समझे, तो चाइना की अगर पूरे के पूरे सिस्टम को देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेट जो बॉर्डर है ये चाइना का इस तरीके से है। 2 मिनट देखेंगे कि ये चाइना का बॉर्डर है, ये मैं मोटा मोटा इसमें बना देता हूं, समझे। ये चाइना का इधर से बॉर्डर है और ये चाइना का इधर से बॉर्डर है, और रशिया का नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर टच होता है, ये याद रखिएगा, समझे। तो 2 मिनट इस पूरे रीजन को अगर आप समझेंगे ना तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि असलियत में मामला है क्या। ये मैंने एक आउटलाइन खींची है चाइना की, इस तरीके से ये रही, समझे। ये लाल लाल नक्शे में चाइना दिखाई दे रहा है। अगर आप चाइना की रीजन को देखें या चाइना के सारे सिस्टम को देखें तो आपको एक चीज यहां पर नजर आएगी
कि एक तो यहां से एक येलो रिवर जा रही है इस तरीके से ये, और फिर ये येलो रिवर के प्लेन और येलो रिवर इस तरीके से कुछ जा रही है। अगर यहां दूसरा इलाका देखें तो यांगसी रिवर और दूसरी रिवर इस तरीके से यहां पर निकलती हैं, समझे, चाइना की। यहीं से एक रिवर मेकोंग रिवर भी निकलती है, यहां से एक रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से निकलती है, यहीं से पास में से इंडस रिवर सिंधु नदी निकलती है। सोच दिखाई दे रही है येलो लाइनें? हां, अगर आप मोटे तौर पर देखें तो दुनिया की बड़ी और मेन नदियां लगभग इस इलाके से निकल रही हैं। या इधर से बना देते हैं, ये तिब्बत प्लेट्यू का एक रीजन है, उसके बाद वो क्यूनून वाला इलाका मौजूद है, समझे। ये जो रीजन है ये है तिब्बत। इस तिब्बत के अंदर से आपको इतनी बड़ी, छोटी नदियों की तो काउंटिंग ही नहीं कर रहा मैं, हाँ या ना, यहां इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन, इतना बड़ा जो इलाका है, यहां से जो है इतनी कम नदियां निकल रही हैं। और दूसरी खास बात, अगर तिब्बत को देखेंगे, अगर तिब्बत के बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो एरिया कितना है इंडिया का, लगभग 70%, लगभग 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का, जो अपने आप में सबसे ज्यादा है। 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इलाका जो अपने आप में सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से यहां इसी तिब्बत के अंदर पॉपुलेशन लगभग 30 लाख के आसपास है, 33 लाख होगी, यानी स्पार्सली पॉपुलेटेड, 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक बंदा। क्या समझे? इतना रिच इलाका, इतना बड़ा इलाका, और मजे की बात ये, तिब्बत का अपना रिलीजन है, हाँ या ना, और तिब्बत का अपना कल्चर है, जो कि ना तो दो बड़ी सिविलाइजेशंस चाइना और इंडिया, ना तो ये चाइना से मिलता और ना ही इंडिया से मिलता, लेकिन चाइना इस चीज को अच्छे तरीके से जानता है कि तिब्बत के ऊपर 300 साल तक चाइना ने राज किया था, और उसकी बुराइयां, उसकी खटास, उसकी नफरत तिब्बत के अंदर मौजूद है। अब यहां सोचकर देखिए, इस तिब्बत के अंदर मौजूद है, लेकिन चाइना का जितना भी ये ग्रीन इलाका है, ये ग्रीनरी वाला इलाका है, ये वाला जो पूरी पॉपुलेटेड इलाका जो मैं व्हाइट लाइन से खींच रहा हूं, ये ग्रीन जो इलाका है यही तो प्रोडक्शन करता है, हाँ या ना। प्रोडक्शन कौन करता है, खाना कौन प्रोड्यूस करता है? 96% पॉपुलेशन इस इलाके के अंदर मौजूद है ना। और उसके साथ साथ यहीं से फूड सिक्योरिटी जो चाइना की है वो यहां पर मौजूद है। चाइना की फूड सिक्योरिटी इस इलाके में मौजूद है। अगर तिब्बत पर चाइना कब्जा नहीं करता तो तिब्बत पर इंडिया कब्जा करेगा, भले ही डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट कब्जा तो करेगा। भले ही डायरेक्ट कब्जा नहीं करेगा लेकिन इनडायरेक्ट कब्जा तो तिब्बत के ऊपर चाइना करेगा ही इंडिया करेगा ही करेगा। यानी तिब्बत जो है वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहेगा। तो तीन बड़ी नदियां चाइना की वाटर के हिसाब से किसके कब्जे में होंगी?
इंडिया के कब्जे में, हाँ या ना? बेटा यहां बना लो डैम, बना लो डैम, हाँ या ना? हाँ, जैसे चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना लिए। चाइना क्या कर रहा है? इस ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बना दिया। अब जैसे ही चाइना ने इस ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बनाया, समझे, जब जब आसाम को पानी चाहिए, जब जब आसाम को पानी चाहिए, डैम में पानी रोक के बैठ जाओ। और जब आसाम को पानी नहीं चाहिए तो इतना पानी दे दो कि बाढ़ आ जाए। प्रवीण हंस रहा है। भाई मैंने मजाक नहीं किया, या नाराजगी है कोई? ठीक है, अब समझो इसको। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। किसी युद्ध की जरूरत नहीं। सामने वाले देश को, किसी भी देश को घुटनों के बल लाने के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं। सामने वाले देश को घुटनों के बल लाने के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं। पानी में ही बहा दो, कोई गोली नहीं, कोई बम नहीं। हाँ, सिक्किम में नहीं, आसाम में। हाँ, तो आसाम के अंदर जो बड़े आसाम में बाढ़ आती है, बड़े आसाम का लगभग इतना बड़ा इलाका जो है वो डूब जाता है, समझे? वो डूब जाता है। वो किस वजह से डूब जाता है? मोमिना अजहर ने कह दिया पॉलिटी की क्लास। मोमिना मैडम मैं क्या बताऊं इस मामले में, सिचुएशन समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आज की क्लास डुबो दी इन बच्चों ने। ठीक है। हैं? बाढ़ आ चुकी है। अब बस इधर देखो, टॉपिक समझ में आया? ये तिब्बत की डिप्लोमेसी है और यही कारण है तिब्बत के ऊपर आज चाइना कब्जा करे रखेगा। चाइना की मजबूरी है तिब्बत पर कब्जा करना, ताकि अपनी इकोनॉमी, अपनी फूड सिक्योरिटी, अपनी नदियों को बचाए और दूसरे देशों को इन्हीं नदियों को कंट्रोल करके परेशान करे। समझे? यहां से इंडस रिवर निकल, बेटा वहां की सरकार आपकी दोस्त रहेगी, आप सलाह देते रहोगे उसको, आप उसकी रक्षा की गारंटी ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल भूटान की रक्षा की गारंटी इंडिया लेता है। भूटान की रक्षा की गारंटी इंडिया लेता है, तो भूटान की पॉलिटिक्स को इंडिया कंट्रोल करता है। ऐसे में तिब्बत की रक्षा की गारंटी अगर इंडिया ने ले ली तो तिब्बत को इंडिया कंट्रोल करेगा, है ना? और चाइना के नाम पे वैसे ही दुश्मनी है, जैसे पाकिस्तान की इंडिया के लिए दुश्मनी है। मैं वही चीज कह रहा हूं कि इंडिया पे वो डिपेंडेंट रहेगा और चाइना से नफरत करेगा। कोई बात नहीं, इस चीज को समझ में आ गया। और ये पूरा टॉपिक ये है आपका जिसके अंदर तिब्बत को आपने कंट्रोल कर, मतलब चाइना डरता है इस मामले में। और ये डिप्लोमेसी के अलावा कुछ नहीं है। आपको आईआर का कुछ पोर्शन समझ में आया कि ड्रामा क्या होता है? कहां तक ये लोग सोचते हैं? जहां दुनिया सोचना बंद करती है वहां से तो उससे आगे तो दुनिया, ये जो आईएएस वगैरह होते हैं, ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ये शुरू करते हैं कि मामला क्या है, कहां अपने वाला फायदा है, कहां दूसरे का नुकसान है या दूसरे का फायदा उठा सकता है, कब्जा करो। जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं सोचा। जवाहरलाल, हां, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि पंचनद जो है, 5 नदियों में से 3 बड़ी नदियां कश्मीर से निकलती हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम। समझे?
बात समझ में आ गई? 3 बड़ी नदियां कश्मीर के थ्रू होके जाती हैं। अगर कश्मीर पे इंडिया का कब्जा है तो सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों पे किसका कब्जा? इंडिया का। इंडिया वहां के पानी को डाइवर्ट करके, सोच कर देखिए, यहां से पानी को डाइवर्ट करके इंडिया अपने इलाके के अंदर ले आए और यहां पूरा कब्जा हो जाए तो यकीन मानिए ये जो सिंधु नदी इधर बह रही है ना, ये हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये सारा सूख जाएगा और डेजर्ट ये पीला पीला नजर आने शुरू हो जाएगा। पीला पीला नजर आना शुरू हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाएगा। समझे? मैं वही तो चीज कह रहा हूं ना। मैंने यूं नहीं कहा कि वो कब्जा कर लेगा, मैंने कहा अगर तिब्बत आजाद रह जाता है और चाइना तिब्बत पर कब्जा नहीं करता तो तिब्बत इसे बहुत अच्छे तरीके से, चाइना इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर तिब्बत आजाद देश रहा, क्योंकि आजाद देश है लेकिन कमजोर है और चाइना से उसे ज्यादा डर है, हाँ या ना, तो वो किससे बड़ी दोस्ती रखेगा? इंडिया से, ताकि काउंटर करे किसको? चाइना को। चाइना से दुश्मनी पुरानी है, जैसे पाकिस्तान की इंडिया से दुश्मनी है ऐसे तिब्बत की चाइना से है। तो इंडिया कहेगा पानी रोक दे, सलाह देगा तो वो रोक देगा, और इंडिया को कहेगा तू मेरी रक्षा करेगा या नहीं करेगा? इंडिया कहेगा बिल्कुल करूंगा। यही सिचुएशन 1953 में थी, 52-53 में, जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया। यहां जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी फेल हुई। उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में तिब्बत के ऊपर जब चाइना का कब्जा हुआ तो उन्होंने उसे रोक दिया, उन्होंने उसे सपोर्ट किया कि ठीक है, वेरी गुड। कैन यू इमेजिन? यार सोचने वाली बात है, तुम्हारे पड़ोस में एक बड़ा देश आके बैठ गया तो उसने एक को कब्जा कर लिया, और कब्जा करने की आदत है, फिर अगला नंबर तुम्हारा है तो देखो उसने लगा दिया। समझे? तो इस चीज को समझिएगा, ये सारे सिचुएशंस हैं, ये एक मोटे तौर पर मैंने समझाने की कोशिश करी है आज की बलि चढ़ा के इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में, समझे? लेकिन ये है कि आप लोगों का एक बेसिक कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा कि असलियत में सारी सिनारियो चल क्या रहा है। पूरा जो सिनारियो है वो इन्हीं चीजों के आसपास घूम रहा है। देखिए, कभी भी एक बात समझ लीजिए कि जब लड़ाई होती है तो पोजीशन एक दिन में क्लियर नहीं होती। लड़ाई जब होती है ना आमने सामने की, तो पोजीशन एक जगह पर क्लियर नहीं होती, जो जितना मार दे। और हमेशा एक बात यकीन मानिए, कहीं पर एक देश मजबूत है तो कहीं पर दूसरा। ऐसा नहीं है कि 100% वहीं पर एक ही देश मजबूत है, कहीं इंडिया ताकतवर मिलेगा, कहीं चाइना ताकतवर मिलेगा। अब सीधी सी बात है, एक चीज सोचकर देख लीजिए, एक सीधी सी बात, सिचुएशन क्या है? सीधी सी सिचुएशन यहां पर यह है, सीधी सी सिचुएशन यह है यहां पर कि बेटा असलियत में इंडिया चाइना की अगर लड़ाई होती है, समझे, तो एक फ्रंट पे तो लड़ी नहीं जाएगी, बहुत सारे फ्रंट्स पर लड़ी जाएगी, समझे? यहां अब जैसे इंडिया के 20 सिपाही शहीद हो गए और चाइना के लगभग 43 की खबर आई कि 43 मार दिए। अब दोबारा पता लगा 2-4 दिन पहले घातक ब्रिगेड गई, कल ही तो गई, घातक ब्रिगेड गई और उसने 18 चीनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, यानी अब वो किसी काम के नहीं। बेटा घातक का मतलब अटैकिंग, खतरनाक, नाम ही ऐसा है घातक। घातक हथियार मीन्स बहुत खतरनाक हथियार। तो उन्होंने पता लगा चीन की है, घातक एक वर्ड है हिंदी का जिसका मतलब है खतरनाक। सुनो, वो टुकड़ी है, आर्मी की टुकड़ी है, घातक ब्रिगेड जिसे कहा जाता है, उसने उठाकर दोबारा वहां पर चाइना के टेंट वेंट उखाड़ दिए और कब्जा कर लिया और 18 चाइना वालों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया, कल की ही खबर है ये।
मेरी बात समझे? यानी फेस टू फेस आपकी आर्मी, आपके रक्षा मंत्री ने यह कहा कि आप फुल्ली ओपन हैं कि आप जितना जो स्टेप लेना चाहें ले लें, बस हमारे बॉर्डर की रक्षा करें। अब आप हैं, फुल फ्रीडम दे दी है। अब जैसे ही वो फुल फ्रीडम दी गई है, जैसे ही वो फुल फ्रीडम प्रोवाइड की गई, उसका नतीजा क्या हुआ? उस फुल फ्रीडम का नतीजा ये हुआ कि भाई उनको फ्री हैंड मिल गया। अब आर्मी वाले तो वैसे ही भरे बैठे थे कि हमारा कमांडिंग ऑफिसर मार दिया और ऐसे प्रॉब्लम आ गई, अब हमारे को कुछ करने दिया जाए। अब उन्होंने फुल फ्लेजेड लेवल पर इस चीज को क्लियर कर दिया। बात समझ में आ गई? तोड़ताड़ दिए। खैर देखो, अब ये लड़ाई चल रही है, सीन यही है कि आपकी लड़ाई होने वाली है, कहीं आप जीतेंगे कहीं वो जीतेगा। जीतने का मतलब ये है कि दूसरे के एरिया पे कब्जा करना है। शहीद हमारे बहुत सारे होने वाले हैं, हालात खराब होने वाले हैं। 62 वॉर के अंदर भी आर्मी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 62 वॉर में भी आर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। असलियत में आपके पॉलिटिकल जो डिसीजंस थे वो कमजोर थे। 62 वॉर में आप लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 4000 चाइनीज आर्मी मैन्स को मारा था। लेकिन जब आपको सप्लाई ही नहीं मिलेगी, कैंपस के शूज पहना के भेज दिया जाएगा -20 डिग्री पर, तो कैसे लड़ोगे? हथियार ही नहीं होंगे। 303 की राइफल थी, जिसको मतलब ऐसे खींच के फिर एक गोली मारो और ऐसे खींच के फिर गोली मारो। मशीन गन थी ही नहीं। एक एक मशीन गन चाइना वालों की छीनने के लिए भी तुम्हारे को 20-20 सिपाही बलि चढ़ाने पड़ रहे थे। तो कैसे तुम वो लड़ाई जीत सकते थे? लेकिन फिर भी ये लोग लड़े और जीते। बहुत सारे फ्रंट्स इन्होंने जीते, लेकिन हथियार ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? इस बार तुम्हारे पास सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन है। रोज खबरें आ रही हैं, अपने टैंक फुल कर लो, लड़ाई चालू रखनी है, लड़ाई हो सकती है, माहौल खराब है, हो सकता है एक हफ्ते के अंदर आपको कुछ ना कुछ खतरनाक डिसीजन मिल जाए। वर्ल्ड वॉर 1 खतरा न्यूक्लियर वॉर का है। जब तक ये कन्वेंशनल वॉर चलती रहेगी, जब तक ये कन्वेंशनल वॉर चलती रहेगी, कन्वेंशनल वॉर का मतलब जब तक ये ट्रेडिशनल वॉर चलती रहेगी, हथियार, उसने गोला मारा, तुमने मिसाइल मारी, तुमने बंदूक मारा, तब तक तो इसमें इंडिया हारने वाला नहीं है, मजबूत पड़ेगा चाइना वालों से। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब वो न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाए, जब वो स्पेस वॉर में कन्वर्ट हो जाए, जब वो और दूसरी वॉर्स में कन्वर्ट हो जाए, या साइबर वॉर में कन्वर्ट हो जाए। अब आपका साइबर सेल कमजोर है, आपकी साइबर सिक्योरिटी कमजोर है, चाइना की मजबूत है। पता लगा पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर दिया, पता लगा पूरे का पूरा, और दूसरे न्यूक्लियर से लेकर दूसरे सिस्टम्स कोलैप्स कर दिए, फिर क्या कर लोगे? हैं? नहीं, ये बेटा इतना आसान अगर होता कंपनियों को भगाना, आप ये सोचकर देखो, अरे बचपने वाली बात कर रहे हो, डाटा उठाकर देखो, आप जिस फार्मास्यूटिकल के ऊपर सब, हां बहुत सारी चीजें हैकिंग हो रही हैं आपकी, क्या कर सकते हो आप? चलो इस चीज के बारे में आप बाद में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास तुमने बली चढ़ा दी। कोई सवाल बचा है तो पूछ लो, फिर मेरे को अगली क्लास चलानी है। मैडम सैटेलाइट्स को मार गिराना, हिंदी मीडियम का? अरे वो फोन कर दो मैडम को, सुबह सुबह लड़की तेरे को भेज दिया लिंक, चलो मैं देखता हूं अभी, ठीक है भेज दूंगा तुझे, ठीक है? डांट दियो फोन करके। चलो ठीक है, मेरे को अगली क्लास स्टार्ट करनी है, और मुझे अच्छा लगा कि मेरी क्लास के अंदर अलग अलग जैसे लोग बच्चे बैठे होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ। आज की क्लास वैसे तो तुमने बलि चढ़वा दी, ठीक है? हाँ आज की पूरी क्लास बलि चढ़वा दी तुम लोगों ने। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर, ओके?